हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदास में बहुत सिंपल वेज में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी थ्रू रिचुअल्स। जैसे आप मंत्रा चांटिंग करते हैं या फिर आप होम हवन करते हैं या आप किसी तरह का स्पिरिचुअल म्यूजिक लगाते हैं वातावरण वैसा क्रिएट करने के लिए, आप खुद मेडिटेशन करते हैं। तो आपकी जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं केवल आपकी ही ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, आपकी आभा मंडल के माध्यम से जितने दूर तक आप अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, आपकी आभा मंडल उतनी दूर तक फैलने की क्षमता रखती है। जिस टाइमलाइन पे आप जिस थॉट, वर्ड और एक्शन से चल पड़े हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस एक निर्धारित हो चुका है, और अगर मैं देख रही हूँ और आपको अलग दिशा में गाइड कर रही हूँ, तो अगर आप वो गाइडेंस ले लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, तो क्या किया, वो चीज़ आपके साथ वैसे नहीं घटी जैसे घटनी थी, उतने परेशान दुख तकलीफ में आप नहीं आए। द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड इज सो बिग, इट्स सो ह्यूज, इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि आप जो चाहें तो आप अपनी नियति को बदल सकते हैं। इट्स लाइक योर बिलीफ सिस्टम आपका चश्मा बन जाता है, जो आपका लेंस है। अब वो ऊर्जा जब आपके बिलीफ सिस्टम को हिट करती है, आप जो देखना चाहेंगे, जो इस तरह से समझना चाहेंगे, जो पाना चाहेंगे, आपकी रियलिटी में उसी को लेकर आती है। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है काव्या जायसवाल, जो एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र हैं। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक उनसे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक रिलेटेड है यूनिवर्स से। क्या यूनिवर्स में एनर्जीज़ हैं और कैसी एनर्जीज़ हैं? क्या मल्टी यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है? इन सब पे बात होगी और बहुत डीप कन्वर्सेशन होने वाली है, तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत वेलकम है स्पीकिंग ट्री पे। काव्या, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छी हैं। आपके आने से ये एनर्जी और अच्छी हो गई है। सो मैं आपसे पहले, जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया, टॉपिक हमारा यूनिवर्स के ऊपर रिलेटेड है। आप एनर्जीज़ को किस तरह से देखती हैं? यूनिवर्स में कितनी तरह की एनर्जीज़ हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर अलग है और हमारे लिए एक यूनिवर्स है, लेकिन कितनी एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में? क्या आप अपने सिर पे हेयर स्ट्रैंड्स को काउंट कर सकते हैं? क्या आप पूरा डेजर्ट तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी शीशी में भरे सैंड को, बालू को काउंट कर सकते हैं, उसके ग्रेन्स? क्या आप आकाश में कितने सितारे हैं काउंट कर सकते हैं? नो। इसी से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जिनको हम जानते हैं उनको तो शायद नाम से पुकारते हैं, मगर उनके अलावा जिनको नहीं जानते उनके नाम भी नहीं होते। तो इतने सारे दुनिया में हमारे मल्टीवर्सेस हैं, रेल्म्स हैं, डायमेंशंस हैं, इतने यूनिवर्सेस हैं, इतनी गैलेक्सीज़ हैं, इतने प्लैनेट्स हैं जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। अभी कुछ समय पहले ही जेम्स वेब टेलीस्कोप से, जो हम लोग हबल टेलीस्कोप से पहले केवल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख पाते थे यूनिवर्स में, हमने कुछ लाख गैलेक्सीज़ को ही एक अंदाज़ा से देखा था। बट जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गया ऊपर, उसके माध्यम से हमने 3 ट्रिलियन प्लस गैलेक्सीज़ को एक्सप्लोर किया मतलब केवल टाइनी डॉट्स के माध्यम से देखा। उसके बियॉन्ड, उस गैलेक्सी में अंदर जाके उसको देखना, उसको समझना केवल मैन मेड टेक्नोलॉजी के बस की बात अभी नहीं है। बट वी आर गेटिंग देयर, क्योंकि कभी चंद्रमा पे जाना भी एक अजूबा लगता इम्पॉसिबल था। और आज कहाँ हम चांद सितारों की बातें करते हैं, कहाँ मार्स पे सिविलाइजेशन बसाने की बात करते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आज आप एक जन्म में धरती को ही पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी जगह है, कितने तरह के लोग उनकी दुनिया के हैं, जिनको हम एनर्जीज़ बोलते हैं, जिनको हम एलियंस भी बोल सकते हैं, ईटीज़ भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स, वो उनके दुनिया के लोग हैं। उनको एनर्जीज़ भी बोल सकते हैं आप।
सो एनर्जीज का मतलब केवल स्पिरिट नहीं होता. स्पिरिट इज ईथर, इट्स अ फॉर्म. जैसे आप 5 तत्वों के बने हैं, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर, वैसे ही जो ये अलग अलग एनर्जीज़ हैं, जो अलग अलग बींग्स हैं, ये अलग अलग तत्वों की बनी है. ज़रूरी नहीं है वो सारे तत्व हमारे ही तत्व हों जो धरती पे हम जानते हैं. तो उनकी अगर बात करें तो थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ घटा के, जैसे केमिस्ट्री के लैब में आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो H2O तो पता है 2 हाइड्रोजन का एटम लिया और ऑक्सीजन 1 लिया तो वाटर बनेगा. 3 कर दिया तो क्या बन जाएगा. वैसे ही थोड़ा तोड़ जोड़ कर कर ये एनर्जीज बढ़ती हैं, घटती हैं और अलग अलग रूप में पैदा होती हैं या स्कैटर होती है. स्कैटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब एक सोर्स से आते हैं जिसको हम लोग परमात्मा, कॉस्मोस, गॉड, यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं. मगर लाइफ जीने के प्रोसेस में हम इतने गुम हो जाते हैं, इतने लॉस्ट हो जाते हैं दैट हम अपने आप को परमात्मा का से दूर समझते हैं. हम अपने आप को लाइक अ स्लेव और अ डिसाइपल और अ बिलीवर इन दैट एनर्जी मानने लगते हैं. हम भूल जाते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ही उसी परमात्मा का अंश हैं जिसको हम पूजते हैं अलग अलग रूप में. तो वैसे ही जब इस परमात्मा के अंश से टुकड़े निकले और स्पिरिट्स या सोल्स, ह्यूमन सोल्स में, ह्यूमन लाइफ टाइम में बर्थ लिया, ह्यूमन बॉडीज़ में आए, उसी तरह से ये स्प्लिट होके अलग अलग जगह पे कॉस्मोस में, यूनिवर्स में अलग अलग एनर्जीज़ बन गए. कुछ एनर्जीज़ ऐसी भी होती हैं जो आप हर क्षण जो सांस ले रहे हैं उसका भी देख रेख करती हैं, ध्यान रखती हैं. आप अगले क्षण कहाँ जाएंगे, अगर आपके लाइफ पाथ में ईज़ लिखा है, आराम से पहुंचना लिखा है, तो वो आगे बढ़ कर आपका रास्ता निर्धारित करती हैं. मगर आपको अपना माइंड उसी हिसाब से बैलेंस करना होगा जिस पे हम आगे आएंगे. तो आपने प्रश्न किया कि कितने तरह की एनर्जीज़ होती हैं, काउंट तो हम कर ही नहीं सकते. जब मेरी किताब भी मैंने लिखी थी वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, तब मुझे लगता था केवल 2-4 डेटीज़ हैं या जो जिनको हम अपने हिंदू धर्म में समझते हैं वही देवी देवता आएंगे लिखवाएंगे. मगर जब क्रिश्चियनिटी से सेंट्स आने लगे, इस्लामिक गुरुज आने लगे, मास्टर्स आने लगे, रेज आने लगे, वेव्स ऑफ एनर्जी आने लगी, तब उन्होंने जब लिखवाया और इतनी इन डेप्थ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हमारे ब्रह्मांड के बारे में, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये केवल हम जिसको एक आँक सकते हैं वो नहीं है. जिनको हम नहीं आँक सकते वो भी हैं, बट देयर कॉन्शियसनेस एंड देयर अलाइव. दैट मीन्स उनका कोई आकार नहीं है, वो निर्विकार है. इसलिए कहते हैं ना परमात्मा निर्विकार है जी. तो इन एनर्जीज़ ने अपने आप को रेज के नाम से बताया, इन्होंने अपने आप को वेव्स के माध्यम से बताया. तो कभी कभी कहते हैं ना एक होड़ सी चली आ रही है, एक ऊर्जा सी चली आ रही है. तो उन एनर्जीज़ का उस समय, उस क्षण, उस फेज़ ऑफ लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है, काम होता है कि कई लोग उसके भाव में आ जाते हैं, चाहे वो अलग अलग जगह पे हों मगर उनको पता भी नहीं होता. मगर दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी मच लाइव एंड कॉन्शियस. तो आप जब पूछते हैं कि एनर्जीज़ कितने तरह की होती हैं, तो इसका आप आंकलन नहीं कर सकते. यूनिवर्स में एनर्जीज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं, एनर्जीज़ बहुत तरह की होती हैं. आपने बोला काउंटलेस हैं, इन्फिनिटी, हमारे पास नंबर ही नहीं है उसका. लेकिन एक आम जिंदगी की अगर मैं बात करती हूँ, ऑफ कैमरा मैंने आपसे जैसे यहाँ पूछा था आपको यहाँ की एनर्जी कैसी लग रही है, वैसे ही अगर हम ऑफिस आते हैं, हम घर जाते हैं या हम दोस्तों के पास हैं, पार्टी कर रहे हैं, हर जगह की एनर्जी अलग है. हर जगह कुछ अलग वाइब्स हैं. अगर आज की जनरेशन के स्लैंग्स के नाम से अगर हम बोलें इस चीज़ को, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपने कहा बहुत सारी हैं. जीवन में इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है जो वो यूनिवर्स में देता है. बेशक वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू दे रहा है, प्रेयर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, या तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं. तो आपको क्या लगता है कि लाइफ एक ही एनर्जी के थ्रू चलती है, जिसे यूनिवर्स वो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन सोल जो है वो चला रहा है, या
डिफरेंट एनर्जीज, जैसे मैंने जगहों की बात करी कि डिफरेंट एनर्जीज उसका सबका कोलैब है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जी। हैं। एक आप इमेजिन करिए, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और वो सीधा खड़ा है, हाथ उसके नीचे, पैर ज़मीन पे है, ओके। हेड स्ट्रेट है। उसके ऊपर भी जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिस डिवाइन सोर्स की एनर्जी है, उसी रफ्तार उसी इंटेंसिटी से आएगी जितनी मेरे, आपके और उनके ऊपर आएगी। मगर वो कितना रिसीव कर सकते हैं और कितना उस चीज़ को अपने माध्यम से चैनल कर सकते हैं, ये किस पे निर्भर करेगा? उनके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, जो फिल्टर्स है। अब ये बिलीफ सिस्टम और फिल्टर्स कैसे बने? उन्होंने जो पूर्व जन्म जिए, पास्ट लाइफ्स जिए, जो कर्म किए, जो पैटर्न्स फॉलो किए, और इस जन्म में जो उनको एनवायरनमेंट मिला, जो एनवायरनमेंट में देख के उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो सीखा, जो समझा, अपने पर्सपेक्टिव्स बनाए, वो उनके बिलीफ्स बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म कोई थॉट को आप परसिस्ट करने दें तो वो आपके बिलीफ बन जाते हैं। अब आपके जो बिलीफ बन गई हैं, ये बहुत हद तक आपकी रियलिटी को गवर्न करती है, क्योंकि जो एनर्जी ऊपर से आ रही थी, इमेजिन करिए रेन, बारिश हो रही है, जब वर्षा होती है तो वो रेन ड्रॉप्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, सबके ऊपर एक जैसे आता है। धरती को छू के अगर नीचे चला जाता है तो वो अलग अलग जगह जाके अलग तरह की मिट्टी से मिक्स होके अलग ग्रैन्यूल्स को अपने में मिक्स करता है। उसी तरह से जो आपकी बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो गई है, अब आप जो सोचते हैं, जैसे समझते हैं, जिस चीज़ को परसीव करते हैं, आपकी रियलिटी वैसे ही बननी शुरू हो जाती है। इट्स लाइक योर बिलीफ सिस्टम आपका चश्मा बन जाता है, जो आपका लेंस है। अब वो ऊर्जा जब आपके बिलीफ सिस्टम को हिट करती है, आप जो देखना चाहेंगे, जो इस तरह से समझना चाहेंगे, जो पाना चाहेंगे, आपकी रियलिटी में उसी को लेकर आती है। तो आपके आसपास जितने लोग हैं वो बहुत मायने रखते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें और करेक्ट लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। नहीं तो उनके जो थॉट्स एंड बिलीव्स हैं, आपको उनको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके साथ रह के लॉन्ग टर्म सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर उनका आपके साथ बैठना ही इनफ है आपकी ऑरा में दो एनर्जीज मिंगल करने के लिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा जब हम राम जी से बातें कर रहे थे, तो जब एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग प्योर आने लगी, मुझे अचानक से बहुत हीट यहाँ पे फील हुई। मैंने बोला थोड़ा सा टेम्परेचर एसी का लो करिए, इट्स वेरी हॉट। एंड उस समय और किसी को नहीं फील हो रहा था, लेकिन जब ये एनर्जी मेरे अट्यूनमेंट, उसने मेरी एनर्जी को अट्यून कर दिया, एडजस्ट कर दिया, वो शिफ्ट हो गई राम जी के ऊपर। उसने जाके फिर उनकी एनर्जी को शिफ्ट कर रही थी। उन्होंने अपने आप से पूछा कि मैं अभी तक तो कंफर्टेबल था, अचानक से मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। जो सेम एनर्जीज थी, दैट मीन्स मैं अगर माध्यम हूँ एंड मेरे थॉट्स, मेरे थिंकिंग, मेरा हार्ट प्योर है, व्हेन आई एम गोइंग आउट आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल, आई जस्ट वांट टू हील पीपल, तो दीज एनर्जीज जो सबके ऊपर एक समान आती हैं, वो उन लोगों तक वो हीलिंग पहुंचाएंगी। whereas अगर मेरे इंटेंशंस क्रूर हैं, प्योर नहीं है, और मैं दूसरों का हमेशा नुकसान करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ बैठ के आपके शरीर में विकार होने शुरू हो जाएंगे, जो आपको अभी नहीं, बहुत समय बाद पता चलेगा। आपको अंदाज़ा कैसे होगा इन चीज़ों का? आपने कभी नोटिस किया है, आप अगर पब्लिक प्लेस में घूम रहे हैं और अच्छे भले थे, अचानक से सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या आपको लगता है यहाँ पे बहुत थकान हो रही है, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लग रहा है अंदर से वॉमिटिश फीलिंग आ रही है, माइग्रेन हो रहा है, बट यू कम बैक होम, यू फील ड्रेन्ड एंड नेक्स्ट डे यूर ओके। क्योंकि जब आप इतने लोगों की एनर्जीज में इंटरेक्ट कर रहे हैं, योर एनर्जी इज एक्सपोज टू देयर एनर्जी। एंड ऊर्जा की एक लॉ है कि इट फ्लोज फ्रॉम हायर वाइब्रेशन टू द लोअर। तो अगर आपकी ऊर्जा शक्ति, आत्मिक शक्ति बहुत प्योर है, पॉजिटिव है, तो जो आप जिनके इंटरेक्शन में है, क्राउड में है, उनमें से जो लोएस्ट होगा उसके अपने आप कॉर्ड्स आप तक हुक होंगे और आपकी एनर्जी उन तक जाएगी, बिकॉज इट इज़ द लॉ। Then you need to protect your energy before going out anywhere so that you don't end up आप drained ना हो जाए। ओके। So आप तो हर समय है ही नहीं, आप आपके पूर्वजों के कर्म भी हैं,
स्पिरिट की एनर्जी से भी चल रहे हैं, आपकी जो पैरेलल लाइव्स में कर्म कर रहे हैं वो करंट लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उससे भी आप स्ट्रगल करेंगे। प्लस आपने जो क्रिएट किया उससे भी आप सफ़र करेंगे या एक्सपीरियंस पाएंगे, लेट्स से एक लेसन पाएंगे। प्लस आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपको इम्पैक्ट करते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई कहीं जा रहा है, उनकी कार में एक्सीडेंट हो गई और जो चला रहा था वो तो ठीक है, पैसेंजर सिवियरली हर्ट हो गया। ट्रेन एक्सीडेंट्स में हमने कितनी बार सुना है। मगर जब उन सब की कुंडली खोली जाएगी तो उसमें देखा जाएगा या तो सबके सब में डेथ लिखा होगा, इंजरीज लिखी होंगी, या किसी एक में लिखा होगा दूसरे इम्पैक्ट हो गए, क्योंकि उनकी आभा मंडल उतनी कमज़ोर थी तो उन्होंने उनका ग्रह ले लिया। ओके, दिस इज़ वेरी डीप एक्चुअली। लेकिन जैसे एनर्जीज़ की हमने बात की कि सबकी एनर्जीज़ अलग हैं और ज़रूरी नहीं है सबकी मैच करे, जैसे आपने अभी कहा। लेकिन अगर एक घर में है, एक ही परिवार है, परिवार के सदस्य अलग हैं, उनकी एनर्जी सबकी सेम है, मतलब एक ऑरा है, घर का एक ऑरा है, लेकिन इंडिविजुअली उनकी एनर्जीज अलग हैं। किसी की नेगेटिव है, किसी की पॉजिटिव है, किसी की मिक्स है या अलग एनर्जीज हैं और आपस में नहीं बनती। वो जनरेशनल जाएगी वो चीज़, क्योंकि पास्ट लाइफ भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को कैसे हम सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकते हैं और इन एनर्जीज़ को ठीक करने का भी कोई तरीका होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदास में बहुत सिंपल वेज में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी थ्रू रिचुअल्स। जैसे आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, या फिर आप होम हवन करते हैं, या आप किसी तरह का स्पिरिचुअल म्यूज़िक लगाते हैं वातावरण वैसा क्रिएट करने के लिए, आप खुद मेडिटेशन करते हैं। तो आपकी जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं केवल आपकी ही ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, आपकी आभा मंडल के माध्यम से जितने दूर तक आप अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, आपकी आभा मंडल उतनी दूर तक फैलने की क्षमता रखती है। सपोज कोई डिसीज्ड पर्सन है, बीमार है, जिस किसी का शरीर बहुत टाइम से, तो उसकी आभा मंडल अगर 4 से 8 फीट है तो समझ लीजिए उतनी प्रॉब्लम्स उसके उतने क्लोज आ सकती हैं। और जहाँ वो रिसीड करेगा उसका आभा मंडल और घटेगा बीमारियों की वजह से, वो अटैक करेंगी, प्रॉब्लम आएगी उसके पास और ज़्यादा। मगर जो इन तरह की प्रैक्टिसेस में है उनकी आभा मंडल बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। तभी आप देखेंगे ज़्यादातर इस तरह के लोग जो एक्चुअली स्पिरिचुअली हेल्दी प्रैक्टिसेस में हैं वो मेंटली फिजिकली ज़्यादा करके हेल्दी रहते हैं कंपेयर टू अदर पीपल उनके फैमिली में जो हों। तो एक बहुत अच्छा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, किसी के परिवार में कभी भी धन संपत्ति नहीं हुई हो और कोई बहुत ही एक सदो गुण वाला इंसान उनके परिवार में जन्म लेता है, तो जब उसके सद्गुणों से वो परिवार में अच्छे कर्म करने लगता है तो परिवार की वृद्धि होने लगती है, आत्मवृद्धि होती है, हर तरह से उनकी आंतरिक वृद्धि तो होती है, प्लस आंतरिक वृद्धि के माध्यम से उनकी बाह्य जीवन में भी वृद्धि होने लगती है, फाइनेंशियली, अबंडेंस, वेल्थ, इन चीज़ों में। घर में एजुकेशन आ जाता है, अच्छे लोग आ जाते हैं, अच्छे लोगों में संपर्क आ जाता है। इसका मतलब क्या है? एज विद इन सो विदाउट। आप जैसे अंदर होते हैं वैसे ही वही एनर्जी आपके बाहर मैनिफेस्ट करेगी। तो जब इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो ऊपर से एनर्जी सबको तो इक्वल लेवल पे मिल रही है, मगर किसका पात्र रिसीव करने के लिए कितना बड़ा है और कितना साफ है। आज अगर मैं बोलूँ मेरे ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है, आप उसमें फिर भी एक ग्लास डाल दो, तो क्या ये संभव है? नहीं। उसी तरह से एक परिवार में फुली सबको कॉन्शियसली अवेयर होने के लिए ध्यान साधना का रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग रिचुअल से स्टार्ट करते हैं, पूजा पाठ, मेडिटेशन, पूजा पाठ से स्टार्ट करते हैं, धूप बत्ती दिखाना, चांटिंग करना, हवन होम मंत्र करना, मगर ग्रेजुअली वो उससे ऊपर उठकर केवल ध्यान में चले जाते हैं, जहाँ उनको मूक होकर, शांत होकर, बिना कुछ शब्द बोले, बिना चांटिंग किए ध्यान अवस्था में वो कॉस्मोस से कनेक्ट होते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जहाँ पे विशुद्धि चक्र बोलने के माध्यम से, मंत्र चांटिंग के माध्यम से वो बड़े कनेक्टेड हो जाते हैं कॉस्मोस से। सबका अपना अपना तरीका है, मगर एक परिवार में अगर 10 जन हैं तो 10 के 10 एक लेवल पे हो नहीं सकता, क्योंकि एक परिवार में अगर सब एक लेवल के होंगे तो वो सीखेंगे कैसे?
आज अगर मैं आपको सारे एक पूरा नोट का बंडल दूं और उसमें सब 100-100 के नोट हैं, मैं आपको कहूं इसमें से 10 मुझे दीजिए, 10 रुपये मुझे दीजिए, तो आप क्या उसको फाड़ के देंगे? नहीं। पॉसिबल नहीं है, वो तो तरीका ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैंक में, उसमें से आप नोट्स को ब्रेक कराएंगे, कुछ 50 के, कुछ 20 के, कुछ 10 के कराएंगे। इसी तरह से हम अपना परिवार संचित करते हैं, जिससे सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर, हम अपना परिवार वैसे संचित करते हैं कि अपने परिवार में इस तरह के लोगों को हम साथ लेकर आएंगे। कुछ को तो हम चूज़ करते हैं, कुछ हमें चूज़ करते हैं। तो इस पूरे जर्नी में कुछ लोगों के लिए हम इंस्पिरेशन हैं और कुछ लोग हमें इंस्पायर करते हैं। तो अगर आप किसी को बोलते हैं परिवार में 100% कोई ख़राब है, आप फिंगर रख के बोल दीजिए उसकी हर एक क्वालिटी ख़राब है क्या? कहीं ना कहीं उसने एक अच्छा कर्म ज़रूर किया होगा, जहाँ आपको लगा होगा कि इंसान बुरा होते हुए भी अच्छा कर सकता है, शायद मुझे ये सीख लेना चाहिए उससे। तो कोई भी बुरा नहीं होता, शायद परिस्थिति, उसके पूर्व जन्म के कर्म, उसके प्रारब्ध में ऐसी चीज़ें लेकर आया है जो जिससे उसको सीखना है और वो लेसन्स ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो अगर वो अपने आप में पूर्ण होता तो उसको ज़रूरत क्या थी जन्म लेने की? कर्म बचे थे इसीलिए तो आए। और सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए कोई टीचर भी तो चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्कूल है हमारा अर्थ, और इसमें जो लोग हमारे आसपास है, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही लोग टीचर्स हैं। तो हम ही पढ़ते हैं, हम ही सिखाते हैं। जिस चीज़ में आज आपने निपुणता हासिल कर ली, कल आप आगे जाके 4 और लोगों को उसमें निपुण बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेज। यू स्टडी, यू लर्न, देन यू टीच। यस। अगर हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या जो हमारी इंडिविजुअल एनर्जी है, बेशक वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि सबके कार्य क्षेत्र अलग हैं, सब अलग तरीके का काम करते हैं, कुछ लोगों की डिमांड होती है वो काम करना, कुछ लोगों का नेचर होता है वो काम करना, लेकिन जो भी हमारी एनर्जीज डेवलप हो रही हैं, क्या वो यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट करती हैं और वापस हमारे तक आ सकती हैं? क्योंकि ऐसा बहुत बार हमने सुना होगा, ज़्यादातर हमारे घरों में भी ये बोला जाता है कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो वो रिफ्लेक्ट कब होती हैं? क्या हमें कब पता चलेगा कि, क्योंकि इंसान मोस्टली जब भी कर्म कर रहा होता है उस टाइम उसको रियलाइजेशन नहीं होता कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन जब उसके साथ वो चीज़ दोबारा होती है उसको याद आता है मैंने ये किसी के साथ किया था, इसलिए शायद मेरे साथ हो रहा है। तो वो रिफ्लेक्ट कब करता है और हमें कब पता चलेगा ये? इसको मैं अगर जीवन में किसी के जीवन को 2 भाग में डिवाइड करूं, जैसे एक है कर्ता फेज, एक है भरता फेज। मतलब जब आप कर रहे हैं तो आप उस पावर वाले स्थिति में हैं, जब आप क्रिएट कर रहे हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली किसी और के लाइफ में कुछ, चाहे अपनी लाइफ में कुछ, आपको अनुमान ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मगर आपकी इच्छा इतनी तीव्र है, इतनी प्रबल है कि आपको 100% वो चीज़ करनी है और आपको करे जा रहे, चाहे किसी का नुकसान हो चाहे नहीं हो, आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आज आप पावरफुल पोजीशन में हैं। मगर आपकी लाइफ में जब आप ये भरता पोजीशन में आएंगे ना, इंटरवल के बाद वाला हिस्सा, सेकेंड हाफ, तब आपको अंदाज़ा होगा कि आज मैं सफ़र कर रहा हूँ। और उस समय कभी आपने अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में अपने आप को देखा, इंट्रोस्पेक्ट किया, आत्मज्ञान के लिए बैठे कभी अकेले में, एकांत में, आपके सामने वही लोगों के चेहरे, वही नाम, वही किस्से, वही इवेंट्स अपने आप फ्लैश करते हैं। ये माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है, आपको छोड़ेगा नहीं। और यही जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसका मतलब ये कर्मा आपने जो क्रिएट कर दिया अपने पास्ट में लोगों के साथ, अब आपको वो दिखा रहा है। अब इसको एक्सेप्ट करना और उसको मेंड करना, इसके ऊपर चेंजेस लाने के लिए नए तरीके से वर्क करना आपकी चॉइस है। या तो आप करें या न करें, या आज करें या बाद में करें, करना तो 100% होगा। तो कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि आप जब कुछ कर रहे हो, अंदर से अगर खुशी नहीं है, कुछ चीज़ को करते हुए शांति नहीं है, आप सो नहीं पा रहे रात में, मन अशांत है, करने को उस समय गुस्से में कर तो दिया, मगर बाद में मन विचलित है, यू शुड नो वो गलत हो गया, वो वैसे नहीं होना चाहिए था। और अब जो आपने कर दिया उसको भरता फेज में भोगना ही होगा। और वो एक ही जन्म में होता है या आपको उसके लिए अलग जन्म लेने पड़ेंगे? ये मेरा एक केस था, और
इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, इनके बहुत सारे लाउंजेस, पब्स एंड क्लब्स के चेन्स हैं। ओके। एंड इन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि इनकी ये चेन्स चल नहीं रही है, फाइनेंशियल बहुत लॉसेस हो रहे हैं एंड दे आर इन डेट्स, बहुत सारा कर्जा हो गया है। तो जब मैं देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इनके पिछले 3 एटलीस्ट लाइफ टाइम्स मैंने देखे होंगे, जो एक 1700s में था, एक 1786 का टाइम था, एक 1500s 1400 टू 1500 के बीच का था, ओके। और एक 1200 के टाइम का था। ओके। दैट मीन्स 13th सेंचुरी, हाँ। 15th 16th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी का टाइम था। तो इन टाइम्स में इन्होंने क्या किया, सबसे जो मोस्ट इमीडिएट था वहाँ पे इन्होंने अपनी वाइफ से पैसे लिए। इनके पास इनफ पैसे नहीं थे, इन्होंने पैसे लिए, उन पैसों से एक बिज़नेस क्रिएट किया और वाइफ को प्रॉमिस किया कि जब मेरा बिज़नेस फलेगा फूलेगा मैं तुमको इसका कई गुना ला के दूँगा। वाइफ बेचारी एकदम गाय थी, होली सी। उसने अपने घर खर्च से पैसे जो इकट्ठा करके रखे थे उसको दे दिए, और जिस एनर्जी से वाइफ ने दिए कि तुम बढ़ जाओ आगे, उनका व्यापार दिनों दिन उन्नति करने लगा। मगर जब उनका व्यापार उन्नति करने लगा तो इस अहंकार में आ गए वो कि ये तो मैंने क्रिएट किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। और उन्होंने व्यापार में से जो 1 का 100 गुना बनाया, उसका एक हिस्सा भी पत्नी को वापस नहीं किया। वो बेचारी सॉफ्ट सी थी, इनोसेंट सी थी, उसने कभी अपनी इच्छा उजागर नहीं की, मगर मन में हमेशा एक टीस रहती थी कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस भूल गए। उस जन्म में जो उनकी वाइफ थी, इस जन्म में वही लेडी इनकी करंट लाइफ में वाइफ बनी। और मैं ये 1200वें टाइम की बात करी, 1200s में, 1200 समथिंग में उनकी जो वाइफ थी, इनोसेंट सी लेडी। अब उस समय कैश तो इस तरह से होता नहीं था, जो भी होता था उन्होंने अपने हिसाब से दिया। इस जन्म में उन्होंने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस तो मेरे मन में आइडियाज़ थे, फाइनेंसेस नहीं थे। मेरे ससुराल पक्ष से मुझे हेल्प मिली। सो ससुराल पक्ष क्या हुआ, वाइफ का मायका। तो वाइफ के मायके में जब वाइफ ने इनके लिए अर्जी लगाई थी, इनको मदद मिल गई, आज इनके कितने सारे चेन्स बन गए। तब इन्होंने जब उनको ओवरलुक कर दिया, धिक्कार दिया, तब इनका काम बंद हो गया, पैसे आने बंद हो गए। उसी लाइफ टाइम में, अब आपने पूछा कि केवल एक ही जन्म से आता है, नहीं, अब इन्होंने एक दूसरे लाइफ टाइम में 14 से 15 जो 100s थे, 14 to 1500s का टाइम था, 15th-16th सेंचुरी में, इन्होंने क्या किया, एक बच्चा था और इनका बच्चा ये व्यापार करते थे, ही वॉज अ मर्चेंट। और उस टाइम में मर्चेंट्स कैसे होते थे, स्टिक्स लगा के ऊपर शेड दे दिया रोड पे, पूरा वो एक जगह ही पूरा मार्केट बन गया लोकल, एंड लोग बाटर सिस्टम में काम करते थे। इनका काम था अनाज का, ग्रेन्स का। तो ये जो ग्रेन्स बेचते थे तो घर के ही सामने लगाते थे ये अपना पूरा सारा ग्रेन्स का धंधा जो था इनका। एक बार इनका बेटा छोटा सा था, खेलते खेलते बाहर निकला और इनके ही शॉप के सामने, जो सामने वाली शॉप थी, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, टॉयज़ भी बनाते थे। तो इनका छोटा सा बच्चा था, उसका मन लुभ गया और उसने बोला उसको एक खिलौना चाहिए, मिट्टी का घोड़ा चाहिए। पिता ने बोला अगर मैं इसका घोड़ा लेने जाऊंगा तो मुझे इतने मुट्ठी अनाज इसको देना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं कहीं और बेच दूं, मुझे तो ज़्यादा रोकड़ा आ जाएगा, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, ज़्यादा बाटर सिस्टम में कुछ और आ जाएगा, मुझे तो इसकी क्या ज़रूरत है, और ये तो टूट के ख़त्म हो जाएगा। उसने इस बच्चे को डांट के अंदर भेज दिया। लेकिन उस दिन उस बच्चे के मन में जो टीस हुई, उसकी पीड़ा थी, क्या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ कि आज मैंने अपने पिता पक्ष से अपनी इच्छा जाहिर की और मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो क्या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो वो बच्चा आगे जाके जीवन में एक बहुत ही इनसफिशेंट, इनकेपेबल इंसान बन गया, जो अपनी राइट्स के लिए कभी लड़ता ही नहीं था, और वो सर्विट्यूड में उसने अपनी जीवन गुजार दी। वही बच्चा इस जीवन में आज उनका बेबी बॉय बनकर वापस जन्म लिया, जो करीब 4-5 साल का था। और जब मैंने पूछा आपके रिलेशंस उससे कैसे हैं, कहते ठीक ही है, अच्छे हैं। मैंने कहा कभी आप उसको टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं। तो मैं भाई काम में रहता हूँ, जब आता हूँ तो वो सो जाता है, वो खा लेता है। मतलब 4-5 साल की एज में बच्चे की फादर की इंटरेक्शन ज़ीरो है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कर्मा लेकर आया है वो इस जन्म में भी उसको इग्नोरेंस अपने फादर से मिलेगा। और जो फादर एब्सेंट है
इस जन्म में भी, उस जन्म में भी फादर को मतलब नहीं था, इस जन्म में भी वही लेसन इन दोनों को वर्कआउट करना है जो इसके बच्चे के छोटे पर के ही स्टेज में इनको बताया जा रहा है कि अब आप सुधर जाओ, नहीं तो ये जो कितने 100 सालों बाद आपको मौका मिला है कि ये कर्म आज आप झेल रहे हो और आपको हम बता रहे हैं कि आगे ये इस तरह से ना बढ़े, आप संभल जाइए, नहीं तो फिर ये वही पैटर्न रिपीट होगा और आपका ये चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। तो वो कंटिन्यूटी रहती है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा वापस आएगा। काव्या जी, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, और मल्टी यूनिवर्स से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था। मूवीज़ में हमने बहुत देखा है सुपर पावर्स और न जाने क्या क्या, बहुत कुछ। लेकिन यूनिवर्स की जहाँ तक बात है, मल्टी यूनिवर्स की जहाँ तक बात है, धरती पर जितने भी यूनिवर्स हैं क्या वो रिफ्लेक्ट करते हैं? क्योंकि एनर्जीज तो कहीं भी जाके एक टन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बाकी सारे यूनिवर्स जो हमारी धरती की एनर्जी है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर सके? अब्जॉर्ब नहीं कहूँगी, उससे इंटरैक्ट कर रही है, ये बात है। ओके। क्योंकि हम लोग जिसको टाइम एंड स्पेस समझते हैं एज टू फैक्टर्स विद फिजिक्स, अगर इसको मान के चलें कि स्पिरिचुअलिटी में ना टाइम एग्जिस्ट करती है ना स्पेस, दैट मीन्स यू आर नॉट लिमिटेड बाय एनीथिंग। तो अगर आज आप यहाँ कुछ कर रहे हैं और वो किसी और दुनिया में आपकी जो एक दूसरी एग्जिस्टेंस है, जो अभी से हो सकता है 2 मिनट बाद की हो, 2 सेकंड पहले की हो, या कितने भी क्षण आगे पीछे की हो जी, या कहीं पे भी हो, चाहे इसी रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो, अगर आप यहाँ करेंगे इसका इम्पैक्ट वहाँ जाता है, अगर आप वहाँ करेंगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ आता है। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ, जो एग्जाम्पल जो हम बातें कर रहे थे अभी जस्ट ऑफ कैमरा, कि एक जेंटलमैन थे जिनका पूरा चेन्स ऑफ क्लब्स एंड बहुत सारे उनके जॉइंट्स थे जी, वहाँ पे उनके फाइनेंसेस रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म उनको परेशान कर रहे थे। तो जो पूर्व जन्म के कर्म मैं देख रही हूँ कि 12वीं सदी का, 13वीं सदी का, 15वीं सदी का, 17वीं सदी का, ये सारे लोग वापस आके उनसे जुड़ गए हैं। तो अगर अब मैं कहूँ कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ये जो चीज़ें ये झेल रहे हैं इस जीवन में, वो अभी इस समय हो रही हैं कहीं और उनको, इनका लक देखिए, इनको बताया जा रहा है उसके बारे में, मतलब उनको इसकी लाइव कमेंट्री मैं दे रही हूँ, जिसको वो अपने घर जाके वैलिडेट कर रहे हैं कि जिन चीज़ों के मैं बारे में बता रही हूँ उस जन्म से आए, उस लाइफ टाइम से आए, आज भी आपके जीवन में वही पैटर्न स्टैंड कर रहा है। वाइफ को आपने परेशान किया, वाइफ से लोन लिया, उसको पैसे नहीं दिए, बच्चे से रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी और आज भी आपकी वही कंडीशन है, बच्चे से इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर हम देखें कि वहाँ की लाइफ यहाँ इंटरेक्ट कर रही है, तो हाँ, मेरे वर्क में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रूफ पाए हैं। एक मीडियमशिप का आपको एग्जांपल देती हूँ। मीडियमशिप में क्या होता है, जब हम लोग कनेक्ट करते हैं विथ डिपार्टेड लव्ड वंस, मतलब आपके कोई फैमिली मेम्बर अगर उनकी डेथ हो गई हो तो उनसे कम्युनिकेट जब करते हैं हम उस और वो चले जाते हैं रोशनी में, लाइट में, तो वहाँ से हमारे से कम्युनिकेट करते हैं। उसमें एक केस रहा मेरा जहाँ पे एक यंग गर्ल, उसने मुझे अप्रोच किया और मैं जब करती हूँ तो मैं पूछती नहीं हूँ कि आपको किससे करना कम्युनिकेट कर, तो वो अपने आप ही आते हैं स्पिरिट साइड से, वो बताते हैं। तो उनके कम्युनिकेशन में उनके फादर आए और उनको फादर से ही कम्युनिकेट करना था। तो फादर ने अपने सारे मैसेजेस दिए, प्यार के मैसेजेस, बच्चे से कैसे उन्हें उनकी आशाएं थी, क्या सोचा था, क्या उनके होप्स थे, एक्सपेक्टेशंस क्या नहीं पूरा कर पाए, गिल्ट, शेम, हर चीज़ शेयर की अपने बच्चे से। लेकिन एक टाइम आया जब सेशन क्लोजिंग हो रहा था और मैं देख रही हूँ कि उनके फादर की स्पिरिट तो है ही, लेकिन पीछे से 2 एनर्जीज़ उनके फादर की स्पिरिट के पास बहुत क्लोज आ रही हैं। तो मैंने उनके फादर से पूछा ये कौन है? तो उनके फादर ने बोला ये मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उनके स्पिरिट गाइड्स से परमिशन ली कि क्या मैं इनसे थोड़ी देर और बातें कर सकती हूँ उसी सेशन में। और इधर मेरे क्लाइंट का टाइम ख़त्म हो रहा था। तो स्पिरिट गाइड्स ने बोला ठीक है आप कर लो। उनकी परमिशन से मैं बात कर रही हूँ उनके स्पिरिट से, फादर के स्पिरिट से। और यहाँ पे जो टाइम ख़त्म हो रहा है मेरे क्लाइंट का, मैंने उनको भी बोला कि आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है बट यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रिवील हो सकती हैं,
डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम आगे बढ़े? उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है करते हैं। तो जब मैं पूछ रही हूँ कि ये आपके पास अभी क्यों आए हैं और जितनी देर से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट हो गया, तब क्यों नहीं थे, कहाँ थे? तब उन्होंने बोला कि तब उनको इनकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। इन्होंने मुझे भेजा था कि जाओ अब तुम्हारा समय है, क्योंकि जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में एक पोर्टल खुलती है। तो उनको पता होता है, तो उन्होंने अलाउ किया कि आप जाके कम्युनिकेट करो, आपकी डॉटर वेट करेगी। एंड कम्युनिकेशन का माध्यम मैं बन रही हूँ। तो जब ये टाइम पूरा हो गया ना, धरती पे क्लॉक चल रहा है, वहाँ तो है ही नहीं, लेकिन वो किस अंडरस्टैंडिंग से वो 2 स्पिरिट गाइड्स उसी समय आए जिस समय यहाँ सेशन का टाइम क्लोज हो रहा था। कितना इंटेलिजेंट है हमारा यूनिवर्स, ये देखिए। तो अब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अगर आप यहाँ से इनको लेके जाएंगे, स्पिरिट गाइड से मैं प्रश्न कर रही हूँ, कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? मैंने उनकी डॉटर को बोला यहाँ पे। अब जो उत्तर आएगा आप सुनिएगा। इतने में मैं देख रही हूँ कि उनकी बेटी की आंखें धीरे धीरे नम बंद हो रही हैं और वो ऊँग रही है। वो कैमरे पे ही ऊँग रही है, मैं उसका नाम लेके उसको पुकार रही हूँ, वो एक बार उठ रही है फिर ऊँग रही है। मैं समझ गई ये जो इन्फॉर्मेशन आनी है ये भी ज़रिया बन रही है ये मुझ तक पहुँचाने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन इसके लिए नहीं है। तो मैं आगे बढ़ती गई, मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन ली। तो जब मैंने पूछा कि आप आगे क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे और आगे क्या करेंगे आप लोग, तब उन्होंने बोला कि स्पिरिट वर्ल्ड में अभी इनकी ज़रूरत है। तो मैंने बोला कैसे? तब उन्होंने मुझे बताया कि हम सोच रहे हैं, और उन्होंने मुझे वो जगह पे ले जाके दिखाया कि ये जो स्पेस है, ये जो ओपन जगह है, हम लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्कूल, स्पिरिट का स्कूल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें जो लैंड होगा, लैंड पे जो बिल्डिंग होगी, जैसे आप धरती पे कंक्रीट देखते हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग है, मॉर्टर एंड ब्रिक की बिल्डिंग है, सीमेंट की, वैसी नहीं होगी, पूरी टोटली ट्रांसपेरेंट होगी। दैट मीन्स जिस समय बच्चों को सूर्य की एनर्जी चाहिए, वो अपने आप सारे ट्रांसपेरेंट गार्ड्स डाउन हो जाएंगे, वो डायरेक्ट सूर्य की एनर्जी पा पाएंगे क्लासरूम में बैठे बैठे। और मैं ऐसे देख रही हूँ, केसिंग की हुई है, बिल्डिंग केसिंग में बनी हुई है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, और जिस समय उनको ग्राउंड चाहिए होगा ये सारा डिसिपेट होके ये ग्राउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो आप खुद नहीं बना सकते, क्या ज़रूरत है इनकी? तब उन्होंने मुझे बताया इनकी ये टैलेंट है। मतलब जिनके फादर के स्पिरिट से मैं कम्युनिकेट कर रही थी, वो फादर की स्पिरिट धरती पे वास्तुविद थे। मतलब यहाँ पर वो वास्तु शास्त्र पे उन्होंने एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे दर्जे को हासिल किया था। और यहाँ से जो नॉलेज लेकर वहाँ गए थे, अब वहाँ तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मगर अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? विद द मूवमेंट ऑफ द सन। यहाँ पे भी जब हम लोग क्रिएट करते हैं, वास्तु के हिसाब से चलते हैं, तो दिन में आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव करते हैं। शयन कक्ष आपका साउथ वेस्ट में है, साउथ में सोने जाते हैं, वहाँ सूर्य की एनर्जी नहीं है। सुबह उठ के नहा धो के आप चले जाते हैं पूजा पाठ करने, जहाँ ईस्ट में होना चाहिए आपका, ईस्ट में सनराइज़ होता है। तो ईस्ट में अगर आप सनराइज़ होता है, पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, तो आपका डीएनए रिस्ट्रक्चर होता है, बॉडी में विटामिन डी बनती है, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ पे भी एक साइंटिफिक इसका कनेक्शन है। तो वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि इनकी नॉलेज की यहाँ ज़रूरत है। तब उन्होंने ब्लूप्रिंट खोल के पूरा मुझे दिखाया कि इन चीज़ों पे हम लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ आप वहाँ से यहाँ लेकर आए हैं उसको तो यहाँ ग्रो करने को अपॉर्चुनिटी देते ही हैं आपको। आप सीखे, आगे बढ़िए। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। मगर जो आप यहाँ से सीख के जाते हैं वो भी धराशायी नहीं होती है, आप आगे जाके उसको वहाँ कंटिन्यू करते हैं। किस तरह से? आप जिस चीज़ में माहिर हो गए हैं वहाँ पे उसको कैसे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपको यूज़ मिलाया जाता है। आप हर जगह, हर फॉर्म में, चाहे छोटा सा नॉलेज हो, चाहे यहाँ कितने भी आपके उसमें एक्सपर्टीज़ हो, हर रूप में, कॉस्मोस में, हर जगह आपकी ज़रूरत है। सो आपकी लाइफ की सिग्निफिकेंस आप नहीं जानते, मगर ये ब्रह्मांड जानता है कि आपको किस दिशा में लेके जाना है, आपकी एनर्जी को, ऊर्जा को कैसे यूज़ करना है। और जब मैंने ये वापस आके उनकी डॉटर से बोला, हो गई नींद पूरी, अब सुन लो क्या आया था, तो उन्होंने हंसते हंसते बोला, हाँ मेरे फादर वास्तुविद थे।
तब मुझे पता चला कि उन्होंने यहाँ पे वास्तु विद्या में जो ज्ञान प्राप्त किया उस ओर जाके उनको वो यूज़ में आ रहा है. This is very magical, literally. It's very interesting. Yes. Learning is a continuous process. It Yes. transcends death. Death को हमें लगता है कि केवल आज जो शरीर है इसमें जो पाया हमने यहीं पाया यहीं छोड़ के जाएंगे. मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में यस, मगर आध्यात्मिक वर्ल्ड में जो आप ज्ञान गेन करेंगे, जो हासिल करेंगे, वो अपने साथ हमेशा आगे ही बढ़ाते जाएंगे. धरती पर जितनी सोल्स हैं अनगिनत हैं, क्या वो एनर्जीज मिलकर अपना अलग यूनिवर्स चूज कर सकती हैं कि मुझे इस यूनिवर्स में नहीं, मुझे उस यूनिवर्स में रहना है? एब्सोल्युटली. और ये करती भी है ऑल द टाइम. आज जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा कि अगर मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ, उनकी एनर्जी में देख रही हूँ, उनके लिए आकाशिक रीडिंग कर रही हूँ, चाहे मीडियमशिप कर रही हूँ या एंसेस्ट्रल कर्मा रीडिंग कर रही हूँ, तो जो चीज़ें उनकी आभा मंडल में आ गई हैं मगर प्रस्तुत रूप से उनके जीवन में नहीं हो रही हैं, वो उनको दिख नहीं रही हैं क्योंकि उनको आभास नहीं है उसका और उनके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो वो बोल देते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाइए, क्योंकि जब ये आभा मंडल में आ गई है तो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में दिख जाएगी, आपको आ जाएगी लाइफ में. मगर अगर कुछ नेगेटिव सी चीज़ है और मैं आपको बता रही हूँ उसको कैसे ओवरकम करना है या उसको कैसे शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो आप एडवाइस लीजिए और उसको बदलिए. नहीं तो वो जैसी दिख रही है वैसे ही आएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस टाइमलाइन पे आप जिस थॉट, वर्ड और एक्शन से चल पड़े हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस एक निर्धारित हो चुका है, और अगर मैं देख रही हूँ और आपको अलग दिशा में गाइड कर रही हूँ, तो अगर आप वो गाइडेंस ले लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, तो क्या किया, वो चीज़ आपके साथ वैसे नहीं घटी जैसे घटनी थी, उतने परेशान दुख तकलीफ में आप नहीं आए, तो मतलब क्या हुआ, आपने एक नया टाइमलाइन क्रिएट किया, आप वहाँ चले गए. ये कई बार हुआ है हमारे साथ पास्ट में भी. नॉस्ट्रैडमस का आपने नाम सुना होगा. नॉस्ट्रैडमस बड़े फेमस थे अपने प्रेडिक्शंस के लिए. क्वार्टेट्स में लिखते थे, मतलब 4 लाइंस में बड़े डीप गहराई भी प्रेडिक्शंस देते थे. तो उनकी प्रेडिक्शंस को भी समझ पाना अपने आप में एक बहुत हाई लेवल फ़िलॉसफी की बात थी, क्योंकि आप केवल वन डायमेंशनली उनके प्रेडिक्शंस को नहीं जज कर पाते. उनके प्रेडिक्शंस पूरी दुनिया को, कॉस्मोस को, ब्रह्मांड को, इस टाइम को, आने वाले टाइम्स को लेके वो सम टोटल करते थे. तो जो इंसान की अंडरस्टैंडिंग ही वहाँ पे नहीं है और आप उसको लैब में बैठ के 4 लाइन समझ के सोचेंगे शेक्सपियर के जैसे एक्सपैंड कर दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए कई सारे उनके मिस इंटरप्रिटेशंस भी आए. और ये भी बात सच है कि कई सारे उनके प्रेडिक्शन सही नहीं हुए. क्यों? जबकि वो तो वर्ल्ड के सबसे टॉप फोर्सियर थे. क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब आपको कोई चीज़ के बारे में अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है, द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड इज़ सो बिग, इट्स सो ह्यूज, इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि आप जो चाहें तो आप अपनी नियति को बदल सकते हैं, आप आने वाले समय को बदल सकते हैं. तो अगर आज मैं अकेले बोलूं कि नहीं ये होगा 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 और 4 लोग बोले नहीं होगा, तो अगर उनकी ऊर्जा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे तो वो नहीं होगा. इसलिए बोलते हैं ना, अच्छा काम करने जाने के पहले किसी को मत बताइए, अपने अपना रखिए, कर लीजिए फिर बाहर जाने दीजिए. तो कलेक्टिवली जब हमारे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स हमारी मदद करते हैं और हम सही रास्ते पे अग्रसर हो जाते हैं और हम करेक्ट पाथ पे हैं, अपने हार्ट से अलाइंड है, अपने ट्रू नेचर को से अलाइंड है, तो इतने सारे लोग अगर टुगेदर आ जाए ना, तो अगर कलेक्टिव में 10 लोग अगर नेगेटिविटी फैला रहे हैं और 15 लोग पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट होता है जहाँ पे वो 15 लोग अलग जगह जाएंगे, वो 5 लोग अलग जगह पे अपने कर्म झेलेंगे. नहीं तो अगर उनकी भी असेंशन होनी है तो ये 15 लोग के पावर के बेसिस पे वो लोग भी अपलिफ्ट हो जाएंगे और उनके साथ पीछे पीछे चल के जाएंगे. इसीलिए मैंने कहा, आपको पता नहीं है, आपको लगता है आप इस पूरे यूनिवर्स में इनसिग्निफिकेंट हैं, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर हर कण की कितनी इम्पोर्टेंस है उस कण को भी अंदाज़ा नहीं है. लेकिन सोल्स की जैसे मैंने बात छेड़ी, उसमें मैं जानना चाहूँगी क्या यूनिवर्स में सुपर पावर्स होती हैं, जो सुपर पावर्स हम शायद मूवीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. हमने बहुत सारे सुपर हीरोज़ देखे हैं. यूनिवर्स में अगर सुपर पावर्स हैं
तो वहाँ के सुपर हीरोज़ कौन हैं? कई बार आपने देखा होगा ये जो साईफाई मूवीज़ बनती है, साइंस फिक्शन मूवीज़ बनती है, इसमें अलग ही कोई नई स्टोरी, नया कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है, वो रोल करते हैं एंड तब आपको अंदाज़ा होता है कि माइंड में आपके एक विजुअल आती है, पिक्चर आती है कि ऐसा भी होता होगा क्या? जैसे थानोस था, डॉक्टर स्ट्रेंज में आयरन मैन है। इनको ये आइडियाज़ कहाँ से आए? कहीं से तो आए। क्योंकि जब आप क्रिएटिवली किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यूनिवर्स में हर चीज़ पहले से ही प्रस्तुत है, एग्जिस्ट करती है। आप केवल उसको अपनी रियलिटी में खींचते हैं बाय द वेव्स योर थॉट्स सेंड आउट। तो आप जितनी इंटेंसिटी से उस थॉट के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही हो लेकर आती है आपके लाइफ में। बट आप कह रहे हो स्क्रिप्टेड है, सब कुछ ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, डेटा है ऑलरेडी यूनिवर्स के पास। स्क्रिप्टेड नहीं है, ओके डेटा ज़रूर है, ओके, इंफॉर्मेशन है और सोर्स भी है, स्क्रिप्टेड नहीं है। लेकिन थॉट्स तो हमारे खुद के हैं ना? थॉट्स खुद के हैं, लेकिन वही थॉट्स अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, आपके थॉट्स हर क्षण आपके हों कोई ज़रूरी नहीं है। कभी आपके स्पिरिट गाइड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कभी किसी और के थॉट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कभी कोई दूर बैठ के टेलीपैथिकली आपके बारे में सोच रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं सोच रही थी उसके बारे में, बट इन रियलिटी उन्होंने आपके बारे में सोचना स्टार्ट किया। तब आपके अंदर ये सेंस ट्रिगर हुई कि मुझे लग रहा है कि मैं उनके बारे में सोच रही हूँ। सो unless you are living in full awareness all the time, 100% आप breath से connected हैं, you're not living your fully conscious self. आप औरों के thoughts से भी connected हैं, which includes other beings in the universe also. तो जब आपने पूछा ये सुपर पावर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल होते हैं। जिस दिन कभी ज़रूरत पड़ी, हमारे ही शास्त्रों में आप देखिए, जहाँ पे हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं, उसमें जो देवी देवता थे 20-20 फीट टॉल होते थे, उनके चरण के आज तक भी कहीं चिन्ह मिलते हैं तो इतने बड़े होते हैं जी। और आज के ह्यूमंस के होते हैं नहीं। उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे क्या थे, कैसे आए, आज कहाँ है वो? हम केवल उनकी वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर हमने देखे नहीं हैं। कहीं एक आध श्री राम लिखा हुआ पत्थर मिल गया और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और वो अभी भी फ्लोट कर रहा है। कैसे ये सुपर पावर्स पॉसिबल है? आपने केवल अक्षर लिख दिए और वो पॉसिबल है, फ्लोट करना शुरू कर दे। तो जिसने लिखा उसके अंदर उसकी ऊर्जा शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अगर वो खुद सुपर पावर नहीं था तो उसने जो क्रिएट किया वो पावरफुल कैसे होता? ब्रह्मास्त्र क्या था? न्यूक्लियर पावर। उस टाइम के जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, इनमें से कई यही सुपर पावर्स हैं, यही सुपर हीरोज़ हैं, मगर इनको हम धोती और कुर्ते में या निर्वस्त्र देखते हैं या आधे वस्त्र में देखते हैं जनेऊ के साथ, या हम देखते हैं कि माता हैं, खाली ब्लेस करेंगी, खाली स्माइल करेंगी। इनको अगर हम रिप्लेस करें ट्रांसफॉर्मर के जैसे, बॉडी में मशीन्स इमेजिन करें इनकी, वैसा अगर इनका हेड गेयर हो, बॉडी सूट हो, तब इमेजिन करिए तो इनकी परिभाषा कितनी बदल जाएगी। तब ये देवी देवता से सुपर हीरोज़ के रूप में आने शुरू हो जाएंगे हमारे आंकलन में। तो ये हमारा परसेप्शन है, क्योंकि उस टाइम के लोग जिन्होंने इनको लिखा, इन शास्त्रों को लिखा, उनके या तो बोल लीजिए शब्दावली में, नॉलेज बैंक में, शब्दकोश में इस तरह के शब्द नहीं थे कि वो उसको उस तरह से प्रोजेक्ट कर पाए, हमारे जनरेशन को हमें समझा पाए। तो उन्होंने अपने सरल शब्दों में जो लिखा, हमें लगा ये केवल पूजनीय ही सोर्सेज हैं जिनको हम देवी देवता मानते हैं, एंड वी हैव नेवर सीन देम। कभी उनको हमने सुपर हीरो, सुपर पावर के रूप में देखा ही नहीं। मैजिकल, लिटरली। मैं इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगी इस आखिरी सवाल के साथ। यूनिवर्स बहुत अलग अलग हैं, तो वो बैलेंस भी मांगते होंगे। एनर्जीज़ होती हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, शायद और भी होती होंगी। यूनिवर्स को बैलेंस कैसे किया जाए? क्योंकि हमारे अंदर ही एक इंडिविजुअल की बात करें, उसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, लेकिन यहाँ पे सोल्स बहुत सारी हैं, एनर्जीज़ बहुत सारी हैं। तो यूनिवर्स बैलेंस करना हमारे हाथ में है, डिवाइन एनर्जी के हाथ में है, या यूनिवर्स ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करता है? द डिवाइन इंटेलिजेंस इज़ सो पावरफुल, और उसी इंटेलिजेंस का हम हिस्सा हैं, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। वो यू से नहीं स्टार्ट करके YOUNIVERS कर लीजिए, यूनिवर्स। मतलब वो टोटल
ब्रह्मांड हमारे अंदर है। विद इन। तो अगर आज हम अपनी ऊर्जा को शिथिल कर लें, शांत कर लें, कंट्रोल में ले आए मेडिटेटिव माध्यम से, योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना से, तो अगर हम इसको एकांत में ले आते हैं, हमारे आसपास की ऊर्जा अपने आप शांत हो जाती है। और ये बहुत नोटिसेबल है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आज अगर मैं सपोज़ एग्जांपल देती हूँ ट्विन्स का। ट्विन्स होते हैं, अगर ट्विन्स बहुत लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा, एक को भूख लगती है बट दूसरे को भी भूख लग रही है उसी टाइम पे, तो ये तो होता है कुछ कुछ केसेस में, बट टेलीपैथिकली इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, जबकि ये दो अलग अलग सोल्स हैं, अलग अलग बॉडी में हैं, लेकिन ये ट्विन्स हैं, टेलीपैथिकली इतने कनेक्टेड हैं कि एक जो सोच रहा होगा दूसरा ऑटोमेटिकली रिसीव कर रहा होगा। तो ज़्यादातर ये लोग अपनी ही कंपनी को पसंद करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते हैं, बिकॉज बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो आज अगर मुझे किसी की हीलिंग करनी है या मैं किसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो वो मुझे मुंह से तो नहीं बोल रहा कि आप ये बोलिएगा, मेरे बारे में ये बताइएगा, उसको तो पता भी नहीं है मुझे क्या उसको बताना है। तो what I do is I connect to that past, that source, that place, that energy जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ कनेक्ट करके वहाँ से मैं उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी जो उसके लिए मायने रखती है, जो आज उसको हेल्प करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने सबसे पहले अपने माइंड को पोजीशन किया, आज डिसाइड किया कि मुझे इस चीज़ पे हेल्प चाहिए, मुझे इतने में इस चीज़ को आज गहराई से जानना है, तो आप मेरे पास आए, माइंड को आपने इंटेंशन दे दिया, उस इंटेंशन को लेके मैंने वहाँ पे टैप किया। जब मैंने वहाँ पे टैप किया तो वो एनर्जी मुझे आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन देगी जो आपकी मदद करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू आर इन कंट्रोल, एंड फुली कंट्रोल में आने के लिए आपको पहले अपने इंद्रियों पे कंट्रोल लाना होगा, अपनी नाड़ियों पे कंट्रोल लाना होगा, अपनी इच्छा शक्तियों पे कंट्रोल लाना होगा, कि जब बाहर की भटकाव आपको नहीं छू सकेंगे तो आप अंदर से जो क्रिएट करेंगे वही सामने आएगा। तो इससे कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है, क्योंकि अगर आप शांति क्रिएट कर रहे हैं तो माहौल में अपने आप ही शांति भर जाएगी। तो अगर एक ऐसा करता है, 2 आदमी ऐसा करता है, 3 आदमी ऐसा करता है, कलेक्टिवली ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं, तो सोचिए उसकी पावर कितनी होगी। जब ग्रुप हीलिंग्स जाती हैं तो एक इंसान की अगर ताकत है किसी और को हील करने की, डिस्टेंटली या सामने बैठ के भी एनर्जी वर्क में, तो अगर 10 लोग एक इंसान को हीलिंग दे रहे हैं तो सोचिए उसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती है। तो वैसे ही अगर कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे हैं और एनर्जी वातावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वैसे ही वहाँ वो लोग भी हैं जो एकांत में बैठ के ध्यान साधना मेडिटेशन के माध्यम से इस बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। वो कब होगी दैट वी कैन नॉट से, बिकॉज ये यूनिवर्स डायनामिक है, ये हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप सोचेंगे इसके एक छोर पर पहुंच जाएं और इसको पकड़ लें, कह दें कि इसका ये पोल मैंने पकड़ लिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसा नहीं है, नहीं है सकता। और वो कैसे बढ़ रहा है, सोच की शक्ति से। और ये मास्टर्स ने मेरे बुक में लिखवाया है, वेकिंग अप इन द आवर ऑफ द स्टॉर्म, कि यूनिवर्स इज़ फॉरएवर एक्सपैंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स भी कॉन्शियसनेस है, लाइव है, और हमारी थॉट्स भी लाइव है, कॉन्शियसनेस है। तो जो हम कॉन्शियसनेस है अगर हम बार बार सोच के क्रिएट करते जा रहे हैं, वही यूनिवर्स में आगे बढ़ते जा रही है, यूनिवर्स को एक्सपैंड करते जा रही है। तो इसका अंत कभी नहीं है। इसीलिए केवल आप अपने मोक्ष पर ध्यान दें, बाकियों को जहाँ पहुँचना होगा वो अपने आप फॉलो करेंगे। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच काव्या जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जानकारी हासिल करके, और मैं बहुत श्योरली ये कह सकती हूँ कि आपको भी पॉडकास्ट सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप ऐसे ही देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। थैंक यू।